देखिए, हम लोग अभी तक पढ़े हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो कॉलोनाइजेशन असल में है क्या? हिंदी में उसको अगर समझाए तो वो उपनिवेशीकरण है। अब उपनिवेश क्या है? जैसे आप एक छोटा सा स्कूल ले लीजिए, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 150-200 बच्चे पढ़ रहा है, और कोई बड़ा स्कूल उसमें आए और उसको दे दे 10 लाख रुपया और बोले कि आप मेरा इस ड्रेस चलाइए, आप मेरा डायरी चलाइए, आप मेरा टैग चलाइए और मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ। तो असल में जो बड़ी कंपनी आई, बड़ा जो स्कूल आया, वो उस पर उपनिवेश कर रहा है, मतलब वो उस पर खर्च कर रहा है। कमाई किसको जा रहा है? बड़ी कंपनी को। शेयर तो कुछ ना कुछ बटा हुआ रहेगा। तो उसी तरह से जब ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उससे भी पहले बहुत सारे यूरोपियन कंट्री यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आया था। आपका फ्रांस था, पुर्तगाल था। पुर्तगाल का तो बहुत दिन तक कॉलोनी रहा है। आपका गोवा जान रहे हैं। पुर्तगाल में हाल में भी कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले एक वायलेंस हो गया था कि पुर्तगाल में गोवा में लगा दिया गया था इनका मेसी का नहीं इसका रोनाल्डो का एक स्टैचू लगवा दिया गया था। रोनाल्डो को सब जान रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उनका लगा दिया गया, तो वहां पर वायलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि असल में गोवा बहुत दिन तक जो है आपका पुर्तगाल का कॉलोनी रहा है, और आप एक फुटबॉलर का वहां पर स्टैचू लगा रहे हैं जिसका भारत, या आप समझ सकते हैं कि गोवा बहुत दिन तक कॉलोनी रहा है। आजाद होने के बाद भी, भारत आजाद होने के बाद भी बहुत दिन तक कॉलोनी रहा है। ठीक है, गोवा कॉलोनी रहा है आपका पुर्तगाल का। तो वहां पर वायलेंस हो गया था। ठीक है, तो उसी तरह से कॉलोनाइजेशन हम लोग समझ चुके हैं क्या क्या चेंजेस आए। कॉलोनाइजेशन के बाद हमारा धर्म में थोड़ा चेंज आया। जो हमारा रिलीजन है, पहले हिंदू धर्म से भी पहले, असल में देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपका जो था, सबसे पहला जो धर्म था वो सनातन था। फिर धीरे धीरे आया इस्लाम के बाद आया क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिश लोगों के साथ आपका जो धार्मिक चेंज आया वो आपका क्रिश्चियनिटी साथ में लाए थे और जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिसको उन्होंने बदला। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक चेंज तक पढ़ चुके थे कि आर्थिक क्षेत्र में क्या, अर्थ के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो सीधी सी बात है, हम जान रहे थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि में हम लोग लगभग सारी चीज का उत्पादन करते हैं। दलहन हो गया, आपका ज्वार हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जितना चीज हो गया। तो यहाँ पर जब उसका नदियों का भंडार था, तो उस चीज को देखते हुए जितनी भी यूरोपियन कंट्री है वो अट्रैक्टिव हो गई। यहाँ पर क्या हो गया कि एक होता है ना कि पूरे मतलब चढ़ गया, आंख पे भारत चढ़ गया कि हम जाकर के वहां पर कोई भी वैसी वस्तु उपजा सकते जो हम लोगों को जरूरत हो। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय के राजा महाराजा जो थे वो छल प्रपंच पे ज्यादा विश्वास करते थे। जाके उसका राज हड़प लिए, लेकिन कोई भी राजा महाराजा एकत्रित नहीं रहते थे। इस वजह से ब्रिटेन जो है हम लोगों पर हावी हो गया। तो सबसे पहली बात है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सोशल चेंज, समाज में क्या क्या चेंज आया। समाज में कुछ अच्छे भी चेंजेस आए, और कुछ क्या, लगभग जो मैक्सिमम चेंज है आपका बहुत अच्छा चेंज हुआ था उस समय के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हमारे रीति रिवाजों के ठीक विपरीत था, इसलिए ब्रिटेन को इसका भुगतान करना पड़ा। तो सबसे पहली बात है कि वाइड स्प्रेड रिफॉर्म मूवमेंट वेयर लीड बाय सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर विद्यासागर। समाज में जो सुधार का कार्य आगे बढ़ाया गया बहुत बड़े पैमाने पर। तो जो समाज सुधारक थे उनका नाम एक है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद विद्यासागर। ये लोग बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लिए। हम लोग जान रहे हैं कि पुराने समय में सती प्रथा बहुत प्रचलित थी, और सती प्रथा प्रचलित थी और समाज का एक हिस्सा था ये। आप इस चीज को छोड़ नहीं सकते थे। आपको समाज में अगर रहना है तो इस चीज को आपको लेकर के चलना पड़ेगा, सती प्रथा को। लेकिन अब समझिए कि ये गैदर्ड है पूरा 1 लाख आदमी है, करोड़ आदमी है, उसमें से निकल कर आ गए एक राजा राम मोहन राय, और इसके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दिए, इसके अगेंस्ट में आर्टिकल छापना स्टार्ट कर दिए। तो इनके जान पर भी खतरा आ सकती थी, लेकिन सीधी सी बात है, जो डर गया मर गया। तो इस सब चीज को अनदेखा करके राजा राम मोहन राय ने इनका विरोध किया, इस प्रथा का विरोध किया, और अंततः ब्रिटेन की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, सही में
सती प्रथा को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। आप समझिए संविधान जब बना गया तो उसमें लिखा गया इक्वालिटी, मतलब समझ रहे हैं, इक्वालिटी, समानता। अब कोई किसी का पति मर रहा है तो उसके चिता पे पत्नी जाकर अगर जल रही है, और किसी की पत्नी अगर मरी है तो उसका पति जाकर के नहीं जला है, तो यहाँ पर समानता है, नहीं है, नहीं हुआ ना, सीधी सी बात है। तो अब आता है यहाँ पर कि इसी को विरोध किया गया और अंततः यह बंद हुआ कि सम सिग्निफिकेंट लॉज पास, कुछ कानून बना दिए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसमें से था कि सबसे पहला आपका सती को ही बंद किया गया। ये जो सती प्रथा था, सती और जौहर, हम बार बार दो चीजों का जिक्र करते आए हैं, स्कूल में भी जब बताते थे, तो सती और जौहर में बहुत अंतर होता है। सती वो हुआ जिसका पति मर चुका है और उसकी चिता पे वे स्वेच्छा से जाकर के वो जल जाए, बैठ जाए, तो वो सती हो जाती है। और जौहर होता है कि जब किसी राजा महाराजा के द्वारा दूसरे राजघरानों पर आक्रमण किया जाता है और वह राजा मारा जाता है, तो उसकी जितनी रानियां होती है वो जबरन कहिए या अपने इज्जत को बचाने के लिए कहिए वह जल जाती है, तो उसको हम लोग जौहर कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि सबसे पहले सती को बैन कर दिया गया। फिर आता है कि विधवा का, अब जो विधवा है तो विधवाओं को छोड़ दिया जाता था कि आप अब शादी नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को इन्होंने क्या किया, बढ़ा चढ़ा करके इनको मतलब किया गया कि नहीं, विधवाओं की शादी हो सकती है। अब स्वाभाविक है, जो विधवा है उसका कोई बेटा बेटी नहीं, तो उसको देखने वाला कौन है, कोई नहीं, तो इसलिए उनका शादी करना एक कानून बना दिया गया कि ये सही है। अब आता है कि प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह था वो भी बंद किया गया जनरली। फिर आता है कि बच्चों को, जो जनरली गर्ल्स को जो शिक्षा थी वो देने के लिए एक कानून बना दिया गया कि ये नेसेसरी है। अभी भी सरकारों के द्वारा ये पहल किया जाता है कि जितने भी बच्चे हैं वहां का शिक्षा का स्तर क्या हो, बढ़िया हो। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कि सब चीज का अगर जड़ है ना तो एजुकेशन ही है। अगर तुम्हारा एजुकेशन पॉलिसी किसी चीज का सही है तो आपका देश, आपका समाज एक अच्छे क्षेत्र में, एक अच्छे रास्ते पर चल सकता है। फिर आता है कि इंडियन नेशनली नहीं, अनदर इम्पोर्टेंट चेंज वाज एफर्ट टू इंटीग्रेट ट्राइबल पीपुल्स इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। जो आपके जनजातीय लोग थे, पेड़ काटा जाता था, पेड़ काट करके बेचा जाता था। चंदन की लकड़ी आप देखे होंगे पुष्पा वाला फिल्म, तो चंदन को काट काट करके क्या किया जाता था, बेचा जाता था। तो चंदन या कोई भी नॉर्मल लकड़ी भी यहाँ से काट काट कर लेकर जा करके बेचा जाता था। तो अब जंगल में रहते कौन थे, तो जनजातीय लोग। और जनजातीय लोग का वहां पर क्या था, वहीं पर आवास था। ठीक है, और अगर उनका जंगल ही काट लिया जाता तो वो रहते कहाँ, असल में रहने की बात नहीं है, वो फुल्ली डिपेंडेंट ही जंगल पे थे, फॉरेस्ट पे। उनका खाना, रहना, जलावन भी लकड़ी चुन चुन करके जलाते थे। खाना भी वो लोग जनरली मांसाहारी थे। ठीक है, जनरली। उसके बाद जब आप देखोगे कि कृषि का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे किसान खेती करने लगे एक जगह से। उसमें भी खेती का भी अलग अलग प्रकार है। कर्तन एवं दलहन प्रणाली आप 10th में जाकर के पढ़ोगे कि एक बार 6 महीना के लिए एक जगह का घास फूस काट करके जला दिया गया, वहां की कृषि की गई और फिर वो अगले जगह चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है उस जमीन की, क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, इसलिए दूसरे जगह चले जाते थे वो लोग। तो अब आता है कि अब इसी को ये लोग मेन समाज में लाने का प्रयास कर रहे थे और ट्राइबल पीपुल्स को जनरली विलीन करना चाह रहे थे। बहुत सारा आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन, बड़े याद होगा, नाम सुने होंगे, चिपको आंदोलन। तो वो सब क्या था, एक तरह से वही था। डैम बनाने के लिए बहुत सारा पेड़ काटा जा रहा था। तो वो सब चीज से बचने के लिए क्या हुआ कि ये सब समाज में सुधार लाने का प्रयास किया गया और समाज में कुछ कुछ चेंज आए भी। आप अगर देखो तो ऊपर का जो ये सब चेंजेस है ये जरूरी था, लेकिन उस समय के लोग, हम 9th में जाओगे तो हिस्ट्री में पढ़ोगे मनुष्यों का प्रकार आता है, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, लिबरल्स। लिबरल्स वो होते हैं जो सुधार चाहते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं जो पुरानी परंपरा को लेकर चलना चाहते हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, तो ये सब चीज को वो लेकर चलना चाहते हैं। ये 9th का चीज है। रेडिकल्स है जो बदलाव चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं, अचानक नहीं बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि जो आपका सोशल चेंज हुआ। फिर आता है कि इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद कैसे हुआ। हम जान रहे हैं कि राष्ट्रवाद भारत में एक एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट है। आपको पता होगा कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी 1847
57 में, तब क्या हुआ था कि इसको ब्रिटेन के इतिहासकारों ने नाम दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं दिया। वो बोले कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था जो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था और उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो अगर हम इसमें भी सफल नहीं हो पाते तो ये भी इंडियन नेशनलिज्म नाम नहीं दिया जाता। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने ये नाम दिया और भारत के इतिहासकार 1857 की विक्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पुकारा। अब आता है कि द टर्म नेशनलिज्म सिग्निफाइज अ ग्रेट लव फॉर वन मदरलैंड एंड अ डिजायर टू द लिबरेट इट फ्रॉम फॉरेन रूल। समझिए बात को, हम लोग जो ईस्टर्न कंट्री है, पूर्वी में देखोगे अगर मैप पर होगे तो हम लोग लगभग ईस्ट में है और थोड़ा सा नीचे है, तो हम लोग की तरफ मदरलैंड यूज होता है, मातृभूमि। लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्री जाओगे, फ्रांस जाइए, यूरोप जाइए, जर्मनी जाइए, तो उसमें फादरलैंड होता है। ठीक है, उसको वहां बोला जाता है ला पैट्रीज। ये 10th का चीज है, वो 10th में जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है, वो हम सीधी सी बात एक सब तरीके से कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति एक प्रेम का भाव और एकता का भाव। अब प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं प्रेम कर रहा तो जाके मार दिए छोड़ा, नहीं, प्रेम के साथ एकता भी, छुड़ा नहीं मारना है, उसको जाके समझाना है। ठीक, फिर आता है कि वेस्टर्न एजुकेशन ब्राउट इन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटेन, यूरोप, जर्मनी, जितने भी कंट्री है, ये हम लोगों को डेमोक्रेसी का आइडिया दिया। ठीक है, लोकतंत्र का आइडिया दिया। लोकतंत्र क्या है? समाज के द्वारा। तंत्र क्या है? तंत्र कोई भी व्यवस्था जो चलाई जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना तांत्रिक है, मांत्रिक है। ठीक, तो ये तंत्र क्या है? व्यवस्था है जो चलाई जाती है। लोकतंत्र होता है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जो सरकार उसी लोग के हित में कार्य करे, वही होता है डेमोक्रेसी। और भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। ठीक है, और आता है इक्वालिटी। ये सब चीज हम लोग वेस्टर्न जो है कंट्री, उस चीज से लिए हैं। आप भारत का संविधान पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज ऐसा पता चलेगा कि बहुत जितना नियम कानून है, लगभग कानून है, आधा से ज्यादा बाहर का कानून हम लोग लिए हैं, दूसरे जगह का कानून लिए हैं। ठीक है, फिर आता है कि लिबर्टी, आराम से लिबरल होना चाहिए आदमी, एकदम खुला खुला। ऐसा देखिए, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब सिमिलर वर्ड्स है, सेम वर्ड्स नहीं है। फ्रीडम हो गया आजादी, आजादी में आदमी को एक दूसरा आदमी गाली दिया तो वो गोली भी मार सकता है। लेकिन जब लिबर्टी है तो वो एक नियम कानून के तहत चलेगा, कि गाली दे दिया तो वो जाके केस करेगा, ये नहीं कि गोली मार देगा। ठीक है, फिर आता है कि विच इंस्पायर्ड एजुकेटेड इंडियंस टू क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल। समझिए बात को, ब्रिटेन आए, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटेन हम जान रहे वेस्टर्न कंट्री है, ब्रिटेन के साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी आया। अब देखो, सच्चाई जो है वो ज्यादा दिन तक तुम छुपा नहीं पाओगे। अब जैसे तुम बहुत चीज छुपा रहे हो, लेकिन अचानक कोई ना कोई दिन वो मुंह से निकल ही जाएगा। तो हो सकता है कि वैसे कोई आपके वेस्टर्न या ब्रिटिश थे जो भारतीय समाज में रहते थे, तो वो आपस में बात करते होंगे तो यह कहते होंगे कि अरे हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अपना जनता सरकार चुनती है। फिर आता है इक्वालिटी है, समानता है, पुरुष महिलाओं को एक तरह भेदभाव नहीं किया जाता, लिबर्टी है, फ्रीडम है। ठीक है, तो इस सब चीज को सुनकर भारतीय को भी लगा कि अब जिस कंट्री में ये सारी चीज है वह हमारे ऊपर खुद शासन कर रही है और ये हम लोगों को इस तीनों से क्या कर रही है? वंचित कर रही है। तो ये क्या करने लगे? प्रश्न खड़ा करने लगे कि ऐसा क्यों। और इसी प्रश्न को खड़ा करते करते हम लोग कहां तक पहुंच गए? नेशनलिज्म तक। एक राष्ट्रवाद हुआ, अंततः हम लोग आजाद हुए और एक हम लोग कानून बनाए, संविधान बनाए। और डीप पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में।